Assalamu alaikum viewers, I am Fatma Shahid from Political Science Department GCU, and today I am going to give a review on the book Animal Farm, which is written by George Orwell. So before narrating the story, I would like to give a brief introduction about the author of the book, George Orwell. बहुत फेमस ऑथर है, ठीक है, बहुत से लोग जानते हैं। 20th सेंचुरी इंग्लिश ऑथर हैं जो अपनी क्रिटिसिज्म टोटलिटेरियन रूल के ख़िलाफ़, अथॉरिटेरियनिज़म और डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ उनकी बहुत सी राइटिंग्स फ़ेमस हैं, जिसकी वजह से वो बहुत फेमस हैं। और अगर हम उनके किसी लिटरेरी वर्क के बारे में बात करें तो उनका पहला नावल बर्मीज़ डेज़, जो बर्मा के कॉलोनियल टाइम्स को एक्सप्लेन करता है, तो वो उसमें बताते हैं कि क्रिटिसाइज़ करते हैं कि कैसे जो डिक्टेटर्स होते हैं और या मुल्क की एलीट्स होती हैं वो आम लोगों को क्रिटिसाइज़ करती हैं। तो अब मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी बुक एनिमल फार्म को। अब अगर हम एनिमल फार्म की बात करते हैं तो एनिमल फार्म के पीछे एनिमल फार्म एक एलेगरी है और एक क्या कहते हैं, एक पॉलिटिकल सटायर है जो जॉर्ज ऑरवेल ने अगेन डिक्टेटर्स को क्रिटिसाइज़ करने के लिए लिखा था। अब एनिमल फार्म के पीछे जो इंस्पायरेशन है वो रशियन रेवोल्यूशन 1917 की है, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे रशिया जो है वो सर्फडॉम मींस के कैसे ग़ुलामी से आता है कम्युनिज़म की तरफ, इक्वालिटी की तरफ, मगर फिर इक्वालिटी से वो चला जाता है वापस डिक्टेटरशिप रूल्स में। तो ये रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर बुक एनिमल फार्म। अब मैं एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। स्टोरी को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं इनके कैरेक्टर्स के बारे में बताना चाहूँगी। इनके कैरेक्टर्स में मेजर 5 कैरेक्टर्स हैं जो रशियन रेवोल्यूशन को इंस्पायर कर रहे हैं और उनको एक्सप्लेन भी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मिस्टर जोन्स आते हैं जो मैनोर फार्म के मालिक हैं और सारे एनिमल्स के मास्टर हैं। फिर हमारे पास मिस्टर ओल्ड मेजर आते हैं। ओल्ड मेजर एक पिग हैं जो इंस्पायरेशन पैदा करते हैं सारे एनिमल्स के अंदर इंडिपेंडेंस और लिबर्टी के लिए, स्लेवरी से आज़ादी के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास है 2 पिग्स, स्नोबॉल और नेपोलियन, जो आगे इस स्ट्रगल को जारी रखते हैं, बट ड्यू टू लीडरशिप, ड्यू टू अचीवमेंट और लीडरशिप, वो लोग और पावर की हासिल करने के लिए वो लोग आपस में एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को नीचा करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी अब नाउ। स्टोरी की बिगिनिंग यहाँ से होती है कि मैनोर फार्म के अंदर मिस्टर जोन्स जो होते हैं वो आते हैं और वो नशे की हालत में होते हैं, ठीक है। एनिमल्स की हालत बहुत बुरी होती है, जस्ट लाइक द रशियन सर्फडम या सर्फ्स की तरह, जो जिनको खाना नहीं मिल रहा होता। जैसे रशिया में बहुत ज़्यादा गुर्बत होती है, यहाँ पे एनिमल्स को भी खाना नहीं मिलता उनकी हिसाब से, ठीक है, वो बहुत कमज़ोर हुए होते हैं। जबकि जो मास्टर होते हैं फार्म के, वो बहुत ज़्यादा एनिमल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इस चीज़ पर एक दिन ऐसा होता है, एक रात, कि सारे फार्म के अंदर ये अनाउंसमेंट होती है कि जो ओल्ड मेजर है उसको एक ख्वाब आया है। ओके, सारे एनिमल्स इकट्ठे होते हैं और वो आपस में उस ख्वाब की डिस्कशन के बारे में बैठते हैं जो ओल्ड मेजर ने लिखा होता है। अब ओल्ड मेजर अपनी स्पीच को शुरू करता है कॉमरेड्स के नाम से। ये कॉमरेड्स एनिमल्स को एक सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी देता है कि दे आर नॉट लेस देन स्लेव्स, या वो कोई कम जानवर नहीं है, कोई कम चीज़ नहीं है, दे आर सुपीरियर क्रिएचर्स। तो अपनी स्पीच को शुरू करने से पहले ओल्ड मेजर जो है वो कहता है कि मैं अपने ख्वाब को बताने से पहले मैं ये बात कहूँगा कि हम जो ज़िंदगी जीते हैं वो किस तरह की ज़िंदगी है। हमें इतना सा खाना मिलता है, हमें हमारी सर्वाइवल के जितना हम सर्वाइव कर सके सिर्फ उतना खाना मिलता है हमें। फिर अगर हमसे जो है काम, वो हमारी क़ुव्वत से ज़्यादा हमसे काम लिया जाता है, ठीक है। तो क्या ये ज़मीन हमसे नाइंसाफ़ी कर रही है? तो अपनी इन सारी बातों को वो कंक्लूड करते हुए कहता है कि मसला हमारी ज़मीन में नहीं है या मसला हमारी ज़िंदगियों में नहीं है, मसला है तो वो इंसान में है। अगर इंसान इस सीन से ख़त्म हो जाएगा तो हमारी जो डिसेंट लाइफ है, हमारी खुशी है, वो हमें वापस मिल जाएगी। अब इसके बाद एक बहुत फेमस लाइन है वो इसकी जॉर्ज ऑरवेल की कि मैन इज़ द ओनली क्रिएचर हु डज़ नॉट रिप्रोड्यूस, ही डज़ नॉट गिव्स मिल्क, ही डज़ नॉट गिव एग्स, ठीक है। और बस वो एक खरगोश तो पकड़ नहीं सकता, मगर वो तमाम जानवरों का मास्टर है। तो अब इस सारी बातों को सारे एनिमल्स बहुत गौर से सुनते हैं और सोचते हैं इसके बारे में। अब उसके बाद वो अपने उस ख्वाब की ताबीर बताता है जो उसने देखा होता है, और वो उसमें कहता है कि मैं जब छोटा था तो मेरे जो एंसेस्टर्स थे या मेरे पेरेंट्स थे वो गाना गाते होते थे, और वो गाना, उस गाने के कुछ मीनिंग्स ये थे
कि इट वाज बेस्ड ऑन द लिबर्टी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल्स के अंदर एक सेंस, एक कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई कि हाँ हम इस स्लेवरी को ख़त्म करना है, हमने आज़ाद एनिमल्स बनना है, हम अपना काम खुद करेंगे, हम ऐसी ज़िंदगी जिएंगे जिसमें हमें पूरा खाना मिले। तो ये चीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है एनिमल्स के अंदर। अब अगर हम इसको रशियन रेवोल्यूशन से रिलेट करते हैं तो ये वो टाइम था जब लेनिन आया था और लेनिन ने लोगों को बताना शुरू किया था। लेनिन खुद कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था, तो उसने लोगों को बताना शुरू किया था और ज़ार के ख़िलाफ़ लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था जब ज़ार ने मज़ीद खाना नहीं दिया। तो अब टॉकिंग बैक टू द स्टोरी, अगर हम अब एनिमल फार्म में हर एनिमल के मुंह पे वही सॉन्ग होता है, वही पोइम होता है कि हमें आज़ादी चाहिए। अब एक दिन मिस्टर जोन्स जानवरों को खाना डालना भूल जाता है और उस पे सारे एनिमल्स जो होते हैं बहुत गुस्से में आके रिबेल कर देते हैं। अब इस रिबेलियन का रिज़ल्ट ये होता है कि वो गुस्से में आकर अपने मिस्टर जोन्स को वहाँ से भगा देते हैं और अब वो एक आज़ाद एरिया हो जाता है, ठीक है। कुछ दिनों के बाद जो ओल्ड मेजर होता है उसकी भी डेथ हो जाती है, जस्ट लाइक द केस इन द रशियन रेवोल्यूशन के लेनिन जो था 1917 के बाद 1923 में उसकी डेथ हो जाती है, तो वो चला जाता है। अब उसके बाद जो कॉन्शियसनेस को, जो वो इंडिपेंडेंस की बात को आगे लेके चलते हैं, वो हमारे पास 2 मेजर कैरेक्टर्स आते हैं और वो है हमारे पास स्नोबेल और नेपोलियन। अब स्नोबेल और नेपोलियन जो है, जो सारी बात ओल्ड मेजर ने की होती है उसकी बात को इंटरप्रेट करके एनिमलिज्म की बुनियाद रखते हैं। एनिमलिज्म विच इज़ सिनोनिमस टू कम्युनिज्म, और वो कुछ कमांडमेंट्स लिखते हैं जिसको हर एक एनिमल को फॉलो करना होता है। अब उन 7 कमांडमेंट्स में वो एक दूसरे से इक्वलिटी की बात करते हैं कि हर एनिमल बराबर होगा, कोई किसी और एनिमल को मारेगा नहीं, कोई इंसानों की तरह बिहेव नहीं करेगा, लाइक उसकी तरह ट्रेड नहीं करेगा, उसकी तरह शराब नहीं पिएगा, उसकी तरह कपड़े नहीं पहनेगा, बेड पे नहीं सोएगा। और लास्ट में वो लोग एक मोटो छोड़ देते हैं कि 2 legs बैड एंड 4 legs गुड। अब उस 4 legs में जो बाकी एनिमल्स होते हैं, जैसे 2 legs में हमारे पास डॉग्स आती हैं, बर्ड्स आती हैं, तो वो रिवोल्ट करती हैं कि हम भी तो एनिमल हैं। तो उस पर वो लोग लिखते हैं कि 2 legs बैड, 4 legs गुड एंड फर्स आर विंग्स एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसी प्रॉस्पेरिटी वगैरह के दौरान, इक्वालिटी के दौरान मिस्टर जोन्स फिर कुछ आदमियों के साथ आता है, कोशिश करता है कि वापस वो अपने फार्म पे कब्ज़ा कर ले, बट एनिमल्स इतने ज़्यादा रेजोल्यूट हुए होते हैं कि वो आने नहीं देते और स्नोबेल की लीडरशिप के अंदर वो एनिमल जो मिस्टर जोन्स को भगा देते हैं, ठीक है। अब जो है एनिमल फार्म कम्प्लीटली एनिमल्स के अंडर है। अब इसके बाद जो लीडरशिप लेता है वो स्नोबेल लेता है और नेपोलियन लेते हैं। अब स्नोबेल हर एनिमल के साथ इंसाफ करने की कोशिश करता है, हर एनिमल जो है इक्वालिटी पैदा करने की कोशिश करते हैं, मगर ऐसा होता है कि पिग्स निकालते हैं काऊ का दूध और वो दूध जो होता है वो गुम हो जाता है। अब ये जो काउज़ हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली हमारी सोसाइटी की एलीट्स को कि ये कैसे छोटे लोगों की जो उनके रिसोर्सेज हैं उनको खा जाते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो काउज़ जो दूध पीना शुरू कर देते हैं और उसमें ये आर्गुमेंट देते हैं कि हम लोग ब्रेन वर्क करते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत है। अब आहिस्ता आहिस्ता स्नोबेल जो है वो इक्वालिटी और काफ़ी फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड वगैरह लेके चलने की कोशिश करता है, प्रॉस्पेरिटी पैदा करने की कोशिश करता है। उसके साथ वो एक प्रपोज़ल देता है कि क्यों ना हम एक विंड मिल जो है वो कंस्ट्रक्ट करें, उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी और उससे हमारे काम में आसानी होगी। अब ये चीज़ सुनकर नेपोलियन खुश नहीं होता। अब नेपोलियन ने वो एनिमल फार्म के अंदर ही डॉग्स होते हैं उनके बच्चों को पाल लिया होता है। अब इस विंडमिल के प्रपोज़ल के ऊपर जो है नेपोलियन बहुत ज़्यादा उस पर हसद करता है और वो कहता है, अब उस विंडमिल के प्रपोज़ल पे सबसे पहले तो इलेक्शंस होने होते हैं, तो नेपोलियन को पता होता है कि वो इलेक्शंस हार जाएगा और द होल एनिमल्स आर विद द स्नोबेल। तो वो आगे से क्या करता है, जो उसने कुत्ते पाले होते हैं वो उनको बुलाता है और उनसे डरवा के स्नोबेल को भगा देता है। अब वो एज अ डिक्टेटर आ जाता है कंट्री के अंदर। अब ये अगर हम रशियन रेवोल्यूशन से रिलेट करें तो ये बेसिकली जोसेफ स्टालिन की बात है कि जोसेफ स्टालिन जब लियो ट्रॉट्स्की को निकाल देता है रशिया में से, उसको एग्जाइल करने के बाद आ जाता है अपनी फाशिस्ट गवर्नमेंट के साथ और डिक्टेटर फुल एक्सप्लॉइट करता है डिक्टेटरशिप्स के प्रिंसिपल्स के थ्रू। अब सबसे पहले तो आते साथ ही नेपोलियन जो है वो ये संडे हेयरिंग्स और वोटिंग वगैरह के ख़त्म कर देता है कि अब नो मोर पब्लिक डिस्कशंस, अब जो करूँगा वो मैं करूँगा, ठीक है। अब
इसके रजीम के अंदर जो है पिग्स को एक स्पेशल प्लेस मिलती है। फिर नेपोलियन जो है कंस्ट्रक्शन के बाद एनिमल फार्म का जो नाम होता है वो उसको मैनोर फार्म वापस रख देता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इंसानों के साथ ट्रेड शुरू कर देता है। लाइक अगर हम उसके बाकी स्टफ्स के बारे में बात करें तो वो बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप पॉलिसीज़ चलाने लग जाता है कि बाकी सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। तो अब इस चीज़ से हमें लेसन क्या मिलता है? लाइक जॉर्ज ऑरवेल इससे बताना क्या चाह रहा है? जॉर्ज ऑरवेल बेसिकली ये लेसन देना चाह रहा है कि लीडर चाहे डेमोक्रेसी से आए या चाहे डिक्टेटरशिप से आए, चाहे टोटलिटेरियनिज्म हो या अथॉरिटेरियन रूल हो, तो बेसिक हर लीडर जो होता है ना वो आके मैसेस को एक्सप्लॉइट ही करता है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई लीडर जो है वो डेमोक्रेसी से आया या कोई लीडर जो है वो मोनार्की का है, तो उनका मेन पर्पस या उनका जो मेन क्रिटिक है वो यही है कि उन्होंने आके एक्सप्लॉइट करना है। दूसरा हम लेसन देखते हैं वो देखते हैं अनकॉन्शियसनेस इन द पीपल। अब उसमें एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है बॉक्सर का कैरेक्टर, जो बेसिकली शो करता है उन स्किल्ड और हार्ड वर्क सर्व्स को, उन मेहनत करने वाले मज़दूरों को जो बग़ैर सोचे समझे सिर्फ मेहनत करते रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि उनके ऊपर रूल कौन कर रहा है। तो बॉक्सर का जो कैरेक्टर है वो बेसिकली घोड़ा है और उसका बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर है स्टोरी के अंदर। अब उसकी अनकॉन्शियसनेस की वजह से जो जितने भी लीडर्स आए, लाइक पहले तो खैर ओल्ड मेजर से पहले भी हमारे पास मिस्टर जोन्स आते हैं, फिर मिस्टर जोन्स के बाद ओल्ड मेजर, फिर ओल्ड मेजर के बाद स्नोबेल के बाद स्नोबॉल के बाद नेपोलियन। तो हर बंदा उसको एक्सप्लॉइट करता है। तो ये अगर हम इसको कंपेयर करें अगर अपने लोगों के साथ, तो जो लीडर्स होते हैं वो आम मासूम लोगों को ऐसे ही एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसलिए लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस, एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। आहिस्ता आहिस्ता जो नेपोलियन होता है वो जो 7 कमांडमेंट्स होते हैं एनिमलिज्म के, उन सबको कन्वर्ट कर देता है। अब एनिमल्स पहले ट्रेड नहीं कर सकते थे, अब वो इंसानों के साथ ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। वो एक दूसरे को मार नहीं सकते थे, मगर उसने अमेंडमेंट करके अपनी उस एनिमलिज्म की कमांडमेंट्स के अंदर ये कह दिया कि अगर कोई वजह है तो एक जानवर दूसरे जानवर को मार सकता है। फिर पिग्स जो थे वो इंसानों की तरह कपड़े पहनने लग गए, उनकी तरह अल्कोहल पीने लग गए। तो आहिस्ता आहिस्ता जो ये सफ़र शुरू हुआ था मेहनत का, हार्ड वर्क का, ये जाके किस पे ख़त्म होता है? ऑपरेशन पे ही ख़त्म होता है। अब पिग्स जो थे वो अयाशी करने लग गए थे इंसानों की तरह। तो अब इसमें जो एक मेन अमेंडमेंट आती है, जो बात बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज होती है, वो हमारे पास ये आती है कि पहले था 2 legs बैड एंड 4 legs गुड, बट अब आता है कि 4 legs गुड 2 legs बेटर। पिग्स की इंक्लिनेशन इंसानों के साथ होने लग जाती है। अब ये सारी स्टोरी थी और इस स्टोरी में मैं सबसे एंड पे ये कहना चाहूँगी कि आई वुड लाइक कि ऑल सिटीजन्स जो हैं वो इस बुक को पढ़ें। ये बुक एक हाईली कॉन्शियस डेवलप करती है आपके अंदर, आपको बताती है कि कि कौन आपके ऊपर रूल कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर हायर अथॉरिटीज़ कौन है और कैसे लोग आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये नहीं कि बॉक्सर की तरह आप भी उसी मैकेनिज़्म में, उसी रेड बॉक्स में आप लोग एग्जिस्ट कर रहे हो। सो इन द लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक बुक क्लब सोसाइटी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म दिया कि मैं उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू इस मैसेज को एक्सप्लेन कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।